सो बैक टू इट, ग्रैंड नॉर्म का मतलब क्या होता है? ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है एक बेसिक लॉ या एक बेस वाला लॉ जिससे कि आपका लॉ बना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदू मैरिज एक्ट बना कैसे? हिंदू मैरिज एक्ट बना बहुत सारे वेदास से, श्रुति से, स्मृति से, उसको ले लेके हिंदू मैरिज एक्ट बना। तो वो उन्होंने बोला कि जो ग्रैंड नॉर्म है ना, आपको ये ग्रैंड नॉर्म को भी पहचानना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका the successive authorization came to an end at the highest possible norm which was termed as grand norm। तो बेसिकली आपका जो बेसिक नॉर्म है उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रैंड नॉर्म। ठीक है, तो ग्रैंड नॉर्म को होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे हमारे देश का ग्रैंड नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाता है तो फिर उसको खारिज कर दिया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। गॉट इट एवरीवन? अब सुपीरियर लॉ क्या होता है? सुपीरियर लॉ वो होता है जो बहुत सालों से चला आ रहा है और ग्रैंड नॉर्म के मैच करता है, यानी कि मतलब दोनों कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साथ जो चलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? सुपीरियर नॉर्म। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिराइव होते हुए चलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट नॉर्म। क्लियर हो गया? तो जस्टिफाइड एंड कंट्रोल बाय ग्रैंड नॉर्म जो होगा वो होगा आपका सुपीरियर लॉ, और सबऑर्डिनेट नॉर्म क्या होगा आपका? जो जस्टिफिकेशन लेता है कहाँ से? सुपीरियर नॉर्म से। तो समझ लो कि ग्रैंड नॉर्म क्या है? दादाजी है, ठीक है। सुपीरियर लॉ क्या है? पापा है। और सबऑर्डिनेट नॉर्म क्या है आपका? बेटा या बेटी, जो भी आप कहना चाहें। क्लियर हो गया आप लोग को? तो दादाजी क्या है हमारे? ग्रैंड नॉर्म। पापा हैं हमारे सुपीरियर लॉ, और जो पापा से आए हैं बेटा या बेटी वो क्या है? हमारे सबऑर्डिनेट नॉर्म। डन एवरीवन? अब कुल मिला के 4-5 आपके स्कूल्स हैं। पहला स्कूल क्या है? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि हर लॉ ना पूरे दुनिया में ही है। मतलब जैसे मर्डर करना इंसानों में भी गलत है, जानवरों में भी गलत है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉ, जो कि बाय नेचर ही आपके पास आता है। बहुत ही पुराने समय पे जो लॉ चलता था उसको नेचुरल लॉ बोलते थे। जनरली वहाँ पे रोल किसका रहता था? रिलीजन का। आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं उससे डिसाइड होता था कि आपका लॉ क्या होगा। जैसे अगर हिंदू हैं तो हिंदू जनरली क्या बोलते हैं, नॉन वेज को बहुत ज़्यादा वो सही नहीं मानते थे एक समय पे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऐसे स्टेट्स को बिलोंग करते हैं जहाँ पे वाटर बहुत था, जैसे वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे या आप केरल में देखेंगे तो यहाँ पे वाटर का एक्सेसिबिलिटी हमेशा से था, तो इन राज्यों के लोगों ने नॉनवेज को सही माना। ऑन दी अदर हैंड जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज थे, लैंडलॉक्ड स्टेट्स थे सॉरी, जैसे आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो वहाँ पे उतना चलन नहीं है नॉनवेज का। तो अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू योर टेरिटरी, आपने क्या किया? अलग अलग लॉ बनाया देख के नेचर को। गॉट इट? अगर आप लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, अगर आप जैसे कतर में जाएंगे, सऊदी अरब में जाएंगे, तो वहाँ पे तो भरमार है नॉनवेज की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर एक्सेसिबिलिटी इतना था नहीं, तो इसलिए एग्रीकल्चर इतना आया नहीं। एग्रीकल्चर आया नहीं तो क्या करेंगे? तो एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया? अपना डिपेंडेंस निर्भर किया। क्लियर हो गया? तो देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ अंडर दिस थ्योरी। आपको जो मॉरल लगता है, मॉरल यानी जो आपके हिसाब से सही लगता है, उसी को उन्होंने क्या बनाया? लॉ बनाया। 4 तरीके से इसको बांटा गया है, बस इसका नाम आप पढ़ के रखना। एंशिएंट थ्योरी, इसके अंदर 2 आता है, रोमन और ग्रीक। कई बार आप लोग सुनते होंगे ना कि प्लाटो नाम का एक आदमी था, ठीक है, एरिस्टोटल नाम का आदमी था, ये सब उसको बिलोंग करते थे, ठीक है, एंशिएंट थ्योरी को। फिर आया आपका मिडिवल थ्योरी। मिडिवल यानी थोड़ा सा ऐसा पीरियड जो इनका था, क्या नाम है आपका, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाला। फिर आया आपका रिनाइंस थ्योरी। रिनाइंस थ्योरी क्या होता है? जैसे जब ये देखिए आपको पूरा नाम मिलेगा, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। मिडिवल के अंदर किसका नाम आ गया? यहाँ पे नाम आया धर्मा का। इस समय धीरे धीरे 4 वर्ण में बांटा गया, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ। रिनाइंस थ्योरी क्या हो गया? जहाँ पे रैशनलिज्म आया, रीजन्स आए, लॉजिक्स आए, ठीक है। यहाँ पे इमैनुअल कैंट, कैंट एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, उनके बारे में यहाँ पे बात हुई, बस आपको नाम पता होना चाहिए। फिर मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी यानी जो आज चल रहा है। यहाँ पे पुराने थ्योरीज को, पुराने कंसेप्शंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं पुरानी बातें तो सारी बेकार है, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमको नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना है। एनालिटिकल स्कूल ऑलरेडी हो गया है, केल्सन ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म, सुपीरियर नॉर्म, सबऑर्डिनेट ऑलरेडी पढ़ लिया अपन। हिस्टोरिकल लॉ क्या बोलता है? हिस्टोरिकल लॉ बोलता है जैसे जैसे हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे इवेंट्स होते गए, वैसे वैसे हमारा लॉ बनता गया।
हो सकता है कि इवेंट्स अगर हिस्ट्री के अलग अलग होते तो आज की डेट में हमारा लॉ भी क्या होता, अलग होता। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री वी मेड अवर लॉज। फिलोसॉफिकल एथिकल स्कूल ये आपके काम का नहीं है। सोशियोलॉजिकल ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं सोसाइटी के ऊपर। रियलिस्ट क्या बोलता है, अगर आप लोग ने एक स्टेट बनाया है तो स्टेट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रूल्स को लगाएंगे और कौन से रूल्स नहीं लगाएंगे। रूल के साथ लग के क्या आएगा आपका, सैंक्शन लग के आएगा। क्लियर हो गया। तो लॉज को अगर इफेक्टिव करना है, अगर आपको कोई लॉ है और लॉ को अगर अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर कोई डैमेजेस हुए तो डैमेजेस को पे करवाना पड़ेगा, सामने वालों के ऊपर ऑब्लिगेशन डालना पड़ेगा। कोई डिसओबीडियंस हो रहा है तो इसको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंट करना पड़ेगा मतलब डिसओबीडियंस नहीं होने देना है, और पनिशमेंट्स के आपको अलग अलग फॉर्म करने पड़ेंगे। चलिए अब सोर्स ऑफ इंडियन लॉ को जल्दी से निपटाते हैं अपन। दो टाइप के सोर्स हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। यानी पहले आपको प्राइमरी में जाना है, प्राइमरी में अगर आपको नहीं मिलेगा तब आपको कहाँ पे जाना है, सेकेंडरी में। पहला क्या होता है, कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, जो सालों से चला आ रहा है। जैसे शादी होगी तो 7 फेरे होंगे, ये कस्टम है। सिंदूर लगाया जाएगा, ये कस्टम है। कस्टम भी दो टाइप के होते हैं, कस्टम विदाउट सैंक्शन और हैविंग सैंक्शन। अगर मान लीजिए कि जैसे घर से बाहर निकलते तो मम्मी पापा के पैर छू के निकलते हैं, ये भी कस्टम है। पर मान लो पैर छू के नहीं निकले तो क्या मम्मी पापा आपको एंट्री डिसअलाउ कर देंगे, आपको थप्पड़ मारेंगे? नहीं। यानी कि ये ऐसे कस्टम है जहाँ पे सैंक्शन नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। कुछ ऐसे सैंक्शन होते हैं जहाँ पे पनिशमेंट होते हैं। जैसे आपकी एक शादी हो चुकी है, फिर आपने दूसरी शादी कर ली, पहली शादी को डाइवोर्स दिए बिना, अब आपको पनिशमेंट मिलेगा। कस्टम के 2 क्लास, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम के अंदर आता है लोकल और जनरल। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो छत्तीसगढ़ में हरेली नाम का एक त्यौहार है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्या हो जाएगा, लोकल कस्टम। जनरल कस्टम का मतलब क्या होता है, जो उस देश में चले। तो जैसे सिंदूर वाली बात मैंने बोली, वो क्या हो जाएगा आपका जनरल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम क्या होता है, जो कि आपके यूसेज से हो। जैसे अब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाना, हैंडशेक क्या हो गया, एक कन्वेंशनल कस्टम। क्योंकि हम इतने सालों से किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक करते ही हैं। तो आज की डेट में लोग ये बिलीव करते हैं कि भैया अब तो आप ये करोगे। कोई टीचर है अगर, तो बच्चे उसको ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग, तो अब ये कन्वेंशनल कस्टम है कि वो ग्रीट करेंगे। जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई, अच्छा रिक्विजिट पढ़ा देता हूँ एक सेकंड पहले में। किसी भी चीज़ को आप कस्टम कब बोलेंगे, आप कस्टम तब बोलेंगे जब वो इमेमोरियल हो। इमेमोरियल हो यानी बहुत ही सालों से चल रहा हो, कम से कम 400 साल, 500 साल, 1000 साल से जो चल रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, कस्टम। यानी इमेमोरियल होना चाहिए, सालों से होना चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए। जैसे सिंदूर आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, कौन से कलर का लगाएंगे, आपको मालूम है ना, तो सर्टेनिटी होना चाहिए। रीजनेबलनेस यानी कि उसका लॉजिक होने चाहिए। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, वो होना ही चाहिए। जैसे कोई विवाहित लड़की है तो सिंदूर लगाती ही है, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस है। वो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक क्या था, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट था, तो वो कस्टम कहीं ना कहीं आज की डेट में फिर नहीं माना गया। ठीक है। यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, यानी सबका सेम ओपिनियन उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे कोई आप किसी भी बच्चे से पूछो, बूढ़े से पूछो, जवान से पूछो कि सिंदूर कौन से कलर का होता है, सब बोलेंगे कि सर ये लाल कलर का होता है। यानी ओपिनियन क्या है, सेम है। पीसेबल एंजॉयमेंट यानी कि उसको करते समय किसी और को बुरा नहीं लगना चाहिए या किसी लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, जो लगातार हो और बहुत सालों से हो। अब प्रेसिडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले हुई है उसी चीज़ को आपको लगातार करते जाना है। ठीक है। जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो लोअर कोर्ट्स को मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको लोअर कोर्ट्स को मानना है। ये सारे क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट। तो मेरे पहले के जो केसेस डिसाइडेड हैं, जैसे आज मान लीजिए कि ए वर्सेस स्टेट ऑफ केरल चल रहा है। ए के ऊपर क्या बोला गया है कि ए ने क्या किया ना, ए ने बी का मर्डर कर दिया है। अब बी का मर्डर जो हुआ वो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे 10 साल पहले सी ने मर्डर किया था डी का। तो उस समय कोर्ट ने क्या बोला था इस केस में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी, इस केस में भी, यहाँ पे जो जजमेंट हुआ था ना सी और डी वाले मर्डर में 10 साल पहले, वही जजमेंट यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं एकदम वही फॉलो करें, पर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस तो करेगा ही। अब देखिए ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है, जो पहली बार अगर देश में कुछ हुआ
और उसको सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने अगर पहली बार अपनी कोई राय दी तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए एक हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट है, उसने कोई डिसीजन दिया तो बिलासपुर हाई कोर्ट को उसको मानना ही है ऐसा नहीं है, पर मान भी सकती है। इसको क्या बोलेंगे अपन, परसुएसिव प्रेसिडेंट। यानी एक हाई कोर्ट का दूसरा हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो डालेगा। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कुछ तो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने कुछ कहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। यानी अगर आपके ऊपर वाले कोर्ट ने कुछ कहा है तो वो क्या बन जाएगा, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव। कंडीशनली अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग बेंचेस हैं कोर्ट के, ठीक है। जैसे मान लो हाई कोर्ट का ये एक सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच का मतलब क्या होता है, एक जज ने फैसला दिया, और दूसरा है हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच है, तो डिविजनल बेंच की बात को सिंगल बेंच वाले को मानना पड़ेगा, जनरली मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डेसिसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ को अनसेटल मत कीजिए। जैसे मेरे घर में क्या होता है कि अगर मैं 8 बजे के पहले आ जाता हूँ तो मेरे को डांट नहीं पड़ती, 8 बजे के बाद आता हूँ तो डांट पड़ती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डेसिसिस क्या बोलता है, आगे भी यही होना चाहिए, वरना मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मम्मी कितने बजे आऊँ। कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं 9 बजे आया, डांट नहीं पड़ा, मेरे को क्या लगता है कि क्या पता अब 9 बजे भी आना अलाउड है। कभी कभी मैं 7 बजे आ गया तो भी डाउट पड़ रहा है, तो भी डांट पड़ रहा है, आना है। हाँ। अगर 7 बजे आ रहा हूँ तो भी मेरे को डांट पड़ रहा है, तो ऐसे कैसे, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कितने बजे आऊँ। इसलिए 8 बजे वाला जो रूल है ना, कि 8 बजे के पहले आओगे तो चलेगा, बाद में आओगे तो डांट पड़ेगा, वाला रूल आगे भी फॉलो होते रहना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डेसिसिस। रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई जजमेंट दिया मैंने, तो उस जजमेंट में एक ऐसा पार्ट होगा जो बताता होगा कि मैं उस जजमेंट तक क्यों पहुंचा, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेशियो डेसिडेंडी। यानी कोई जुडिशियल डिसीजन पे पहुंचने का आपने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया, आपने क्या रीज़न लगाया, क्या लॉजिक लगाया कि आपने वो फैसला लिया, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेशियो डेसिडेंडी। ओबिटर डिक्टा क्या होता है, जो जजमेंट देते समय कई बार मैं कुछ बातें ऐसे ही कह देता हूँ, उसका उस जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने बात कही है, उसको क्या बोलते हैं, ओबिटर डिक्टा। जैसे जब निर्भया केस हुआ था तो जज ने क्या किया था, स्वामी विवेकानंद को कोट किया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो वो देश बेकार है। तो इस बात का केस से कोई लेना देना नहीं है, बस आउट ऑफ फीलिंग्स मैंने कह दी, तो इसको क्या बोलेंगे, ओबिटर डिक्टा। और ये जो रेप हुआ, ये रेप क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन मुजरिम है नहीं है, उस पर मैं कैसे पहुंचा, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेशियो डेसिडेंडी। डन। पर्सनल लॉज पे आ जाते हैं। पर्सनल लॉ क्या होते हैं, हिंदूज की अगर मैं बात करूं तो हिंदूज के अंदर आ जाते हैं श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंदर 4 वेद आ जाते हैं। 4 वेद कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्मृति क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नारद स्मृति है, मनु स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, ऐसे अलग अलग स्मृति होते हैं, ठीक है। अगर मुस्लिम्स की बात करूँ तो हम कुरान मानते हैं, हदीस मानते हैं, इजमास मानते हैं, कियास मानते हैं, ये सब उनके उनके हैं। अब सेकेंडरी सोर्स क्या है, जब प्राइमरी काम नहीं करेगा तब क्या काम आएगा, सेकेंडरी। जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई प्राइमरी सोर्स है ही नहीं, तो कोई भी अगर मेरे को सज़ा देनी है या मेरे को कोई जजमेंट देना है तो मैं ये देखूंगा कि भैया न्यायपूर्ण होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसी एक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और गुड कंसेंस, यानी आपकी आत्मा से वो चीज़, आपकी आत्मा उसको अलाउ करे, यानी आपकी मन की जो आवाज़ है ना वो भी उस चीज़ को अलाउ करे, ठीक है। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ को आप जस्ट रीड कर लेंगे, बहुत खास नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो पहली बार आता है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस था, पहली बार देश में विशाखा गाइडलाइंस आए और उसके बाद फिर पॉस्को एक्ट बना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल। ओबिटर डिक्टा जो ऐसी मैंने कह दिया, रेशियो डेफिनेट यानी जो लॉजिकल था। स्टेट डेसिस यानी जो ऑलरेडी बना हुआ है, कोई अगर तरीका बना हुआ है तो उसको आप अनसेटल मत कीजिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए। वैलिड सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एंटीक्विटी होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए, सर्टिनिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। फिर ऑस्टिन, पाउंड, सैलमंड, केल्सन, बेंथम, सेविग्नी,
ये सारे हमने अलग अलग तरीके से कंप्लीट किया। डन। चलिए, आई होप आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया है, लास्ट पार्ट को बस छोड़ के। गॉट इट? थैंक यू। देखा ध्यान से।